हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायो का। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं। हमने चैप्टर 1 और 2 और ऑलमोस्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। 3 नहीं किया है, 3 और 4 चैप्टर आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर लें। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके है, तो वो चैप्टर आप अगर खुद से पढ़ ले तो बेस्ट होगा। और आपको उसमें अगर कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस करके है आपका चैप्टर 6 बायो का। ये देखते हैं हम। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कि मतलब मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है। मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है और कैरेक्टर कोड करता है। हमने जेनेटिक्स पढ़ लिया है। जेनेटिक्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, वेरिएशन कैसे होता है, म्यूटेशन कैसे होता है, डिजीज़ कैसे होती हैं। लेकिन अभी मतलब ग्रीगर जॉर्ज मेंडल ने बता तो दिया हमें कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, वन जनरेशन टू जनरेशन होते हैं। पी प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, तो वो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसको कहा जाता है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये 2 मटेरियल होते हैं जिनको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन्हीं के फॉर्म में क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये इन्हीं के फॉर्म में क्या होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कोड होती हैं। हम पढ़ेंगे डीपली, अब इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ये होते कैसे हैं, कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये अपनी जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं या जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो यही हमें पढ़ना है। डीएनए जो होता है, डीएनए मोस्टली मतलब 80% आप मान के चलो कि लिविंग सेल्स में डीएनए पाया जाता है। आरएनए जो है वो मोस्टली पाया जाता है वायरसेस में। हमारी बॉडी में भी आरएनए पाया जाता है, बट इट एक्ट एज ए प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो आरएनए होता है वो प्रोटीन की तरह काम करता है, और उसको बनाता कौन है? डीएनए ही उसको बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बन सकते हैं, फिर उसके बाद उनका ट्रांसक्रिप्शन कि वो आरएनए कैसे बना सकता है, एंड देन फिर मतलब आगे प्रोसेस सो ऑन, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं जो इनहेरिटेंस की, वो हम देखेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है इनहेरिट कर लेना। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। किसको? डीएनए या आरएनए को। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा होता है? ये डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड। आरएनए भी डबल, आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे। आरएनए भी होता है, आरएनए सिंगल और डबल दोनों में पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड होता है। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें हम, तो 6 × 10⁻8 समथिंग डाल्टन करके आप बोल सकते हो। इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है। mm मतलब मॉलिक्यूलर मास। अब ये बनता कैसे है? ठीक है, इसका हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर, कि ये बनता कैसे है। स्ट्रक्चर पे आते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये डीएनए है, एक चार्ट के थ्रू आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये होती है इंपॉर्टेंट फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सेकंड होती है इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस बेस, एंड थर्ड होती है शुगर। ठीक है, शुगर होती है। शुगर भी कौन सी होती है? पेंटोज। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन शुगर, मतलब 5 कार्बन शुगर, जिसमें ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन पाए जाएं। 5 कार्बन किस में पाए जाएं? स्ट्रक्चर में। ठीक है, 6 कार्बन शुगर होती है, उसको हेक्सोज बोला जाता है। ये सारे आपने 11th में पढ़े होंगे। 6 का मोनोज होती है, फ्रक्टोज होती है,
ग्लूकोज होती है, हेक्सोज शुगर होती है, ठीक है, इस तरीके से हेप्टोज शुगर होती हैं, बहुत सारी शुगर होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के बेसिस पे उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो डीएनए किन किन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ से मिलकर बनता है? एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस और एक होता है शुगर। शुगर भी कौन सी? पेंटोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप के बाद हम देखते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज़ रहेगा जैसा रहता है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन एंड सेकंड होता है पायरिमिडिन, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं इसके पार्ट, किसके? नाइट्रोजीनियस के। शुगर मैंने बता दी पेंटोज होती है 5 कार्बन, लेकिन इसमें भी 2 टाइप की शुगर होती है। एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। राइबोज मतलब होता है जो कि किस में पाई जाए? आरएनए में पाई जाए, वो कहलाती है क्या? राइबोज शुगर, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी राइबोज। और जो डीएनए में पाई जाएगी, डीएनए में प्रेजेंट रहेगी शुगर, वो कहलाएगी आपकी डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है, जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक ऑक्सीजन जो रहता है मॉलिक्यूल निकल जाता है ड्यू टू सम रीज़न। तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन कम होने के कारण उसको डीऑक्सी राइबोज बोला जाता है। स्ट्रक्चर में जो होती है कमी आती है, मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उधर से ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाता है। ये रिमूव होने के कारण उसको हम डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। और इसी कारण जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है। स्ट्रेट ना होने के कारण कैसा हो जाता है? वो हेलिकल। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेलिकल। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे किस तरीके से बनता है। हेलिकल ही होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। पहले हम देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो डीएनए कैसे बनेगा? पहला उसमें फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस, थर्ड रहेगा शुगर, वो भी 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर जिसको बोलेंगे। नाइट्रोजीनियस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स होता है एंड पायरिमिडिन्स होता है। फिर शुगर भी 2 टाइप की है, राइबोज जो कि आरएनए में यूज़ होगी, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए में यूज़ होगी। अब प्यूरिन्स के एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो प्यूरिन में आता है आपका एडेनाइन, ठीक है, पहला है एडेनाइन, दूसरा है ग्वानाइन, ठीक है। ये याद रखिएगा, एडेनाइन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानाइन को जी से डिनोट करते हैं। पायरिमिडिन 3 होते हैं, पहला होता है आपका साइटोसिन, इसको सी से डिनोट करेंगे। सेकंड होता है थाइमिन या थाइमिडिन बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको टी से डिनोट करेंगे। एंड थर्ड होता है यूरेसिल। साइटोसिन जो अगर हम डीएनए में देखेंगे तो डीएनए में साइटोसिन क्या होगा? प्रेजेंट रहेगा और थाइमिडिन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यूरेसिल जो रहता है, ये यूरेसिल किस में रहता है? ये आरएनए में रहता है। किसकी प्लेस पे रहता है? थाइमिडिन की प्लेस पे रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब इनके मैं बताती हूँ इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। मतलब कि जैसे प्यूरिन है तो उसमें एडेनिन ग्वानिन कहाँ जगेगा, इनकी पेयरिंग होती है आपस में। और कैसी होती है? प्यूरिन की पिरामिडिन के साथ पेयरिंग होती है। एडेनाइन हमेशा किस चीज़ के साथ जुड़ता है वो हम देखते हैं। अब फॉस्फेट ग्रुप कैसे होता है, नाइट्रोजीनियस बेस कैसे होता है, शुगर कैसे होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ये है आपका क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से होता है। ये वाला जो ग्रुप होता है, ये एक सेकेंड, इसको मैं इससे बता देती हूँ। ये जो है PO लिखा हुआ है, ये H3PO4 ये फार्मूला होता है। इसको बोला जाता है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला, ठीक है। या फॉस्फेट आप बोल सकते हो। क्या होगा? ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर ये रहता है। इसके बाद ये जो बना हुआ है, ये इतना स्ट्रक्चर, ये क्या है? इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 5 एजेस बने हुए हैं ना। 5 एजेस पे एक कार्बन यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है और एक कार्बन ये रहा। मतलब 1 2 3 4 5
मतलब 5 कार्बन हमने किसको बताया था, 5 कार्बन की क्या होती है, शुगर होती है, राइबोस शुगर। दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया डीऑक्सी राइबोस का, क्योंकि हम डीएनए देख रहे हैं तो इसीलिए हम डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो C5H10O4 में लिख सकते हैं। यहाँ पे O4 इसलिए क्योंकि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, ये आप देख रहे हो 4th पोजीशन से यहाँ से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोस बोला जाता है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होते हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं राइबोस शुगर में अगर हम देखें तो, लेकिन क्या होता है ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन ना होने के कारण ये डीऑक्सी राइबोस कहलाता है। और इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, जब अब अभी हम बना के देखेंगे, वो स्ट्रेट ना हो के कैसा होता है, हेलिकल होता है। अब ये देखते हैं हम इधर, ये क्या है, अब बचा क्या हमारा, जब हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, दूसरा राइबोस शुगर हो गई, तो ये हमारा इतना ग्रुप जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये आपका नाइट्रोजीनियस, ये आपका कहलाएगा नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, मतलब ये प्यूरिन या पायरिमिडिन का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये प्यूरिन और पायरिमिडिन की आपकी चेन हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, प्यूरिन और पायरिमिडिन मैंने जैसे कि आपको बताया, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब क्या होता है, जब डीऑक्सी राइबोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस मिलते हैं तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप, न्यूक्लियोसाइड, SIDE। ठीक है, और जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए, मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए, तीनों चीज़ें ऐड हो जाएं, तब उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब जब सिर्फ क्या हो, डीऑक्सी राइबोस शुगर हो और नाइट्रोजीनियस बेस हो तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता कैसे है, इसमें पेयरिंग कैसे होती है। जैसे कि नाइट्रोजीनियस बेस में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक बताई क्या, प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन्स, और दूसरी बताई पायरिमिडिन्स। तो इसमें भी 2 चीज़ें बताई हैं मैंने। प्यूरिन्स में होती हैं आपकी क्या, प्यूरिन अगर देखें तो प्यूरिन में कौन से होते हैं, एडेनाइन, और पायरिमिडिन्स एडेनाइन और ग्वानाइन, और पायरिमिडिन में देखें तो साइटोसिन 3 बताई है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या, डीएनए, ये क्या का स्ट्रक्चर है आपका, डीएनए स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर, तो इसीलिए हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें यूरेसिल नहीं देखेंगे। मैंने 3 बताए थे आपको कि पायरिमिडिन में 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। लेकिन हम जब डीएनए पढ़ रहे हैं तो उसमें साइटोसिन और थायमिन आएगा, तो साइटोसिन और एक और था आपका थायमिन। ठीक है, थायमिन। तो इसमें क्या होता है, जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, मतलब आपस में जब इनके बॉन्ड बनते हैं। अब ऑब्वियसली हम मॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर मतलब केमिकल से बना हुआ, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स ही आ जाएंगे आपकी, क्योंकि केमिस्ट्री आ रही है इसमें। तो इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़े से याद करने होंगे, और कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, किस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ता है, ये भी आपको याद रखना होगा। 5th पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, 1st पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। कौन सी पोजीशन से ऑक्सीजन निकलता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडिन में नाइट्रोजनस बेस में 2 टाइप के हैं, प्यूरिन, एडेनाइन, ग्वानिन, पायरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनाइन को मैंने बताया था कैपिटल ए से, ग्वानिन को कैपिटल G, साइटोसिन को कैपिटल C, थायमिन को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होती हैं, इसमें पेयरिंग होती हैं। क्या होती हैं, पेयरिंग, या आप बोल सकते हो बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, हमेशा ए के साथ जो पेयरिंग होती है वो थायमिन की होती है, और ग्वानिन की हमेशा पेयरिंग होती है साइटोसिन की, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि एडेनाइन जब थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हमेशा कैसे बनता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जब साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है,
अब ये जो बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बना के फिर ये क्या करेंगे, एक लंबी चेन तैयार करेंगे। तो ये जो जैसे कि एक ग्रुप है, ये तो अभी एक मॉलिक्यूल हुआ, ये पूरा आपका डीएनए का एक मॉलिक्यूल हुआ, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब जब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो उसके बीच में भी डेफिनेटली कोई बॉन्ड बनेगा। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, जब एक डीएनए मॉलिक्यूल का ये सिंगल यूनिट न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो उसमें बनता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये याद रखिएगा नाम, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, मतलब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं। लिंकेज बोल दो आप या बॉन्ड बोल दो, इस टाइप की लिंकेज या इस टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं जो एक मॉलिक्यूल को फॉस्फेट, राइबोस और आपकी ये जो नाइट्रोजिनस बेस है उसको लॉन्ग चेन में पॉलीमर में, किस में, एक पॉलीमर तैयार हो जाता है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, मतलब पॉलीमर का मतलब होता है एक लॉन्ग चेन, पॉलीमर मतलब बहुत लंबी चेन, जो कि बोल सकते हो आप करोड़ों उसमें मतलब सीक्वेंस पाए जाएंगे, आप मिलियंस ऑफ, क्योंकि डीएनए है, स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी न्यूक्लिक एसिड की, मतलब जेनेटिक मटेरियल की, तो इसमें लाखों करोड़ों बॉन्ड्स पाए जाते हैं और आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जो टर्म है कि किसके बीच में क्या बॉन्डिंग होती है, कौन सा मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, वो आपको याद रखना होगा। जैसे एडेनाइन ग्वानिन के साथ नहीं जुड़ता, एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब प्यूरिन्स जो हैं पायरिमिडिन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं और हमेशा किस में होते हैं, इक्वल क्वांटिटी में, मतलब जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एडेनाइन थायमिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ ग्वानिन और साइटोसिन के होंगे, ये याद रखिएगा। और एक मॉलिक्यूल जो रहता है न्यूक्लियोटाइड का, जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो वो बनाता है कौन सी लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम इसका देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनता कैसे। ये तो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाएंगी, प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, वो देखते हैं। अब हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था या केमिकल फार्मूला के बेसिस पे था। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। मैंने बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जनरली हेलिकल, ठीक है। कैसा होता है, हेलिकल, ये हेलिकल ही है, ठीक है, हेलिकल होता है। इसको आप स्ट्रेट करके भी देख सकते हो एक सेगमेंट को, वो भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। हेलिकल क्यों होता है मैंने आपको रीज़न बता दिया है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने क्या लिखा, एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई। हेलिकल के बाद मैंने ये भी बताया था कि ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। मतलब डबल स्ट्रैंड का मतलब यही है कि एक स्ट्रैंड ये रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड पे, हाँ, ये जो जैसे कि एक लाइन है, इस स्ट्रैंड पे आपके मॉलिक्यूल्स कौन से पाए जाएंगे, बेस, नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इस तरीके से ये बेस, ये जैसे हेलिकल में मैंने आपको बताया AGCT यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से ये पाए जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है जब ये बनता है तो क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक स्ट्रैंड पे अगर AGCT इस तरीके से लिखा है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, दूसरे स्ट्रैंड में जस्ट इसका अपोजिट होगा, TCGA, ठीक है। मतलब एक इस साइड से चलेगा तो एक इस साइड से इसका अपोजिट चलेगा, एंटी सेंस में। कैसे चलेगा, एंटी सेंस में या कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहलाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड इस तरीके से बनता है। अब इनके बीच की क्या होगी, पेयरिंग होगी, इसमें बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड कैसे बनेंगे मैंने बताया था, एडेनाइन हमेशा ग्वानिन के साथ कैसे जुड़ता है, डबल बॉन्ड के थ्रू। ग्वानिन कैसे जुड़ेगा, साइटोसिन के थ्रू, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। फिर साइटोसिन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के थ्रू, डबल बॉन्ड, नहीं सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। अगेन क्या आएंगे आपके, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे और एडेनाइन के साथ आपका बनेगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है। मतलब एक 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 इस हेलिकल में इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग चलती जाती है।
अच्छा, एक जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये एक, अगर आप यहाँ से लेके एक बेस पेयर की लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि सी और टी अगर हो गया, या जी और सी हो गया, या ए और जी हो गया, इनके बीच का अगर हम एक छोटे से लेते हैं डिस्टेंस, अगर नापते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है एक बेस पेयर का डिस्टेंस, वो 3.4 एंजियोस्ट्रॉन्ग होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेस पेयर की, स्टैंड के बीच की, ये सारे जो डिस्टेंस होते हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में या डीएनए स्ट्रक्चर जब आएगा अगर लिखने को या बनाने को, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा, ठीक है। मतलब बेस पेयर की, एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंजियोस्ट्रॉन्ग होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा एक हेलिक्स बना है, ठीक है, यहाँ से लेकर एक पूरा ये जो हेलिक्स बना है, ठीक है, इसको एक सिंगल हेलिक्स बोलेंगे। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये पूरे जो बेस पेयर हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंजियोस्ट्रॉन्ग। कितना होता है? 34 एंजियोस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा। और इसमें कितने 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, ठीक है, मतलब कि 10 बेस पेयर आप बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 बना है, और भी आएंगे इसमें, अभी 6 की कमी है, मतलब 6 बेस पेयर यहाँ पे एक हेलिक्स में आएंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 34 एंजियोस्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर अगर इनका डायमीटर देखें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हेलिक्स के मतलब जो बीच का या दो स्टैंड के बीच का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? वो होता है 20 एंजियोस्ट्रॉन्ग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने वाले हैं, आप लिख सकते हो एक पॉइंट बना बना के कि किसके साथ किसकी पेयरिंग होती है। ये डीएनए स्ट्रक्चर जब डिफाइन करने को आएगा तब आप इसी तरीके से लिखोगे पॉइंट वाइज कि एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, पूरा एक हेलिक्स कितने डिस्टेंस का होता है, कितने बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं। फिर इसके बाद 20 एंजियोस्ट्रॉन्ग का किसका डिस्टेंस रहता है? इनका डायमीटर रहता है। ये इनका क्या है? डायमीटर, मतलब दोनों के स्टैंड के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 20 एंजियोस्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस तरीके से डीएनए का आपका क्या होता है? स्ट्रक्चर बनता है। ये याद रखिएगा कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एंटीसेंस होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें क्या होता है, 3 डैश से चेन स्टार्ट होती है तो 5 डैश एंड पे ख़त्म होती है। उसी की कॉम्प्लीमेंट्री 5 डैश एंड से स्टार्ट होती है तो 3 डैश एंड पे ख़त्म होती है। अब ये 3 डैश और 5 डैश क्या है, ये आपको पता चलेगा किससे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप बताया था, बीच में आपकी पेंटोस शुगर थी और या नाइट्रोजिनस बेस था, तो उनकी क्या होती है? नंबरिंग होती है। वो नंबरिंग के बेसिस पे इनके क्या होते हैं? एंड्स बनाए जाते हैं। मतलब 3 एंड से ही स्टार्ट होता है, 3 एंड कार्बन से स्टार्ट होगा, 5 एंड नाइट्रोजिनस बेस पे ख़त्म होगा। इस तरीके से इनके एंड्स होते हैं, और जो कि कैसे होते हैं? अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। तो ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर।